विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये है बॉम्बे मेरी जान। अध्याय 2, रूपकथा, फेरीटेल एग। प्रतीक भाई ने अंधेरे में आगे झुककर बाहर झांका। उसने अनुमान लगाया कि पुरानी टैक्सी करीब 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी ताकत से दौड़ रही थी। सड़कें बारिश से भीगी हुई और सुनसान थीं और वह पहचान गया कि टैक्सी उसे सीधी उसकी मंजिल के उल्टे रास्ते ले जा रही थी। बाहरी रूप से देखा जाए तो वह अगवा किया जा रहा था, लेकिन उसकी मौजूदा हालत में यह विचार इतना हास्यास्पद लगा कि वह इसे मानने को तैयार नहीं था। उसने तय किया कि ड्राइवर या तो नशे में है या बहरा, इसलिए उसने फिर से शीशे पर जोर से थपथपाया और स्पीकिंग ट्यूब में चिल्लाकर कहा, मुझे इलेक्ट्रिक हाउस जाना है, कोलाबा कॉजवे के पास। इस बार उसे कोई शक नहीं रहा कि ड्राइवर ने उसे सुना था, क्योंकि उस आदमी ने सिर को नकारात्मक अंदाज में झटका दिया और टैक्सी खतरनाक ढंग से डगमगाने लगी। प्रतीक भाई पटेल को स्थिति स्वीकार करनी पड़ी, चाहे वह जितनी भी बेवकूफी भरी क्यों न हो। वह अब एक कैदी था जिसे तेजी से किसी अनजान जगह ले जाया जा रहा था। पिछले 18 महीनों में उसने खुद को कई अप्रिय परिस्थितियों में पाया था, लेकिन ऐसी कोई नहीं थी जो इतनी जल्दी प्रतिक्रिया की मांग करती हो। किसी और समय वह शायद देर कर देता, लेकिन आज रात भूख और थकान के लगातार असर ने उसमें एक अजीब तरह की बेपरवाही पैदा कर दी थी। वही मूड जिसने उसे एक फेंके हुए लिफाफे पर अपना नाम देखकर उस रहस्यमयी मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी के असामान्य निमंत्रण को मान लेने पर मजबूर कर दिया था। इसके अलावा मिस्टर लुक की दयालु देखभाल ने उसकी ताकत लौटा दी थी और साथ ही उसका गुस्सा भी। उसी पल टैक्सी के अंदर सिकुड़ा हुआ प्रतीक भाई खतरनाक इंसान बन चुका था। उसके हाथ आपस में जकड़े हुए थे और जबड़े की मांसपेशियां कस गई थीं। जैसे ही विचार आया उसने उस पर अमल कर दिया। वह नीचे झुका और अपने भारी जूते को, जिसकी पतली तली थी और जिससे लेस काफी पहले ही गायब हो चुकी थी, उतार लिया। इस खतरनाक हथियार को मजबूती से पकड़कर वह टैक्सी की बॉडी में झुक गया और खुद को सपोर्ट देने के लिए फॉल ब्रैकेट पकड़ लिया। वह अब भी बेहद ताकतवर था और उसने पूरी शक्ति के साथ वार किया। उसका हाथ किसी मशीन के हथौड़े की तरह नीचे गिरा, प्लेट ग्लास को तोड़ता हुआ ड्राइवर की खोपड़ी पर जा गिरा। तुरंत ही पटेल मैट पर गिर गया, खुद को समेटते हुए और अपनी बाहों से सिर को ढकते हुए। ड्राइवर की मोटी टोपी ने उसे काफी हद तक बचा लिया, लेकिन हमला इतना अचानक था कि वह अपने पहिए पर नियंत्रण खो बैठा। टैक्सी फिसलती हुई सड़क पर घूमी, फुटपाथ पर चढ़ी और जोर से पत्थर की रेलिंग से टकरा गई। टक्कर जबरदस्त थी। कार पत्थर से टकराकर उछली, एक पल को डगमगाई और फिर एक ओर पलट गई। पटेल टैक्सी की घिसी हुई छत पर जा गिरा, जो उसके वजन से फट गई। उसे अपने माथे पर एक कट से गर्म खून बहता हुआ महसूस हुआ और उसका एक कंधा मुड़ गया था, लेकिन उसने पहले से ही खुद को ऐसी मुसीबत के लिए तैयार कर रखा था, इसलिए वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। वह अब भी गुस्से में था, अब भी उग्र। वह फटे हुए कैनवास से रास्ता बनाकर बाहर फुटपाथ पर आ गया और पलटकर दृश्य को देखा। उसका अपहरणकर्ता मलबे के नीचे दबा हुआ था और कोई आवाज नहीं कर रहा था, लेकिन अब सड़क सुनसान नहीं रही। खिड़कियां खुल रही थीं और सड़क के दोनों सिरों से आवाजें और तेज कदमों की आहट आ रही थी। पटेल उस वक्त सवालों के जवाब देने के मूड में नहीं था। उसने अपनी जैकेट की आस्तीन से चेहरे का खून पोंछा और राहत की सांस ली कि चोट उतनी भयानक नहीं थी जितना उसने सोचा था। उसने वह जूता फिर से पहन लिया जिसे वह अब तक थामे हुए था और एक साइड गली में छाया की तरह गायब हो गया। अपनी यात्रा का बाकी हिस्सा उसने पैदल ही तय किया। वह इलेक्ट्रिक हाउस के पते पर मुख्यतः जिज्ञासा के चलते गया, लेकिन शायद इसलिए भी क्योंकि उसके पास और कोई जगह नहीं थी। उसने संकरे और अंधेरे रास्ते चुने, कोलाबा के पुराने हिस्से और संकरी गलियों से होकर गुजरा। अब कई दिनों में पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि वह उस अजीब से बोझिल एहसास से मुक्त हो गया है जिसने उसे अब तक रहस्यमयी ढंग से परेशान किया था। जब वह अंधेरे कोनों से रोशन रास्तों की ओर मुड़ा और आखिरकार कोलाबा
कॉजवे से सटे इलेक्ट्रिक हाउस की बंद गली में पहुंचा तो पीछे कोई नहीं था। पुलिस स्टेशन की एकमात्र नीली लाइट ज्यादा स्वागत योग्य नहीं थी, लेकिन नंबर 17 का दरवाजा जो ठीक बाईं ओर था आधा खुला था। उसने उसे धीरे से धकेल कर खोल दिया। हालांकि वह लगभग पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन उसकी बची खुची सतर्कता भी अब जाती रही थी। उसने खुद को यह सोचकर ढांढस बंधाया कि उसकी वर्तमान हालत से बुरा अब और कुछ नहीं हो सकता, और वह दर्द के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली मंजिल के बाद वहां रोशनी थी और सीढ़ियां कालीन से ढकी हुई थीं, और अंततः वह एक सुंदर लिनन फोल्ड ओक के दरवाजे के सामने आकर रुक गया। एक पीतल की छोटी प्लेट पर लिखा था, मे भैरवनाथ मुखर्जी, द गुड्स डिपार्टमेंट। वहां एक बहुत ही सुंदर फ्लोरेंटाइन दरवाजा खटखटाने वाला भी था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि दरवाजा खुला और उसमें से एक पूरी तरह अप्रत्याशित शख्स प्रकट हुआ। एक लंबा दुबला पतला नौजवान जिसके चेहरे पर फीकी निर्दोष सी मुस्कान थी और जिसकी बड़ी सी हॉर्न रिम चश्मों के पीछे से झांकती आंखें कुछ खोई हुई सी लग रही थीं, अत्यंत मित्रता से मुस्कुराता हुआ बाहर आया। वह बेहद सजगता से, बल्कि कहें तो अत्यधिक सावधानी से इवनिंग ड्रेस पहने हुए था, लेकिन उसकी सजी संवरी उपस्थिति को थोड़ा बिगाड़ रहा था वह धागा जिससे एक बच्चे का बेहद भड़कीले गुलाबी रंग का गुब्बारा बंधा हुआ था और जिसे वह हाथ में पकड़े हुए था। जैसे ही उसने अपने आगंतुक को देखा, उसे अपने इस अजीब सामान की उपस्थिति का एहसास हुआ और उसने उसे अपनी पीठ के पीछे छुपाने की कुछ असफल कोशिशें की। उसने हाथ आगे बढ़ाया। डॉक्टर जिग्नेश शाह, मुझे अनुमान है, उसने एक सभ्य किंचित ऊंची आवाज में कहा। पटेल थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने हाथ आगे बढ़ाया। मुझे नहीं पता आप कौन हैं, उसने कहना शुरू किया, लेकिन मैं प्रतीक भाई दक्षेश भाई पटेल हूं और उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जो खुद को भैरवनाथ मुखर्जी कहता है। कोई बात नहीं, अजनबी ने कहा और गुब्बारे को छोड़ दिया, जो छत की ओर तैर गया, मानो वह किसी थकाऊ समस्या से मुक्त हो गया हो। बिना मेरे चेहरे के रैपर पर, असली नहीं। यही मैं हूं, मेरा दरवाजा, मेरा गुब्बारा। कृपया अंदर आइए और एक ड्रिंक लीजिए। आप थोड़े देर से आए, मैं तो डर ही गया था कि आप आएंगे नहीं। ऐसा कहते हुए उसने प्रतीक भाई को एक संकरी सी हॉल से होते हुए एक छोटे लेकिन बेहद आरामदायक बैठक कक्ष में पहुंचाया, जो बड़ी ही अनोखी और दिलचस्प सजावट से भरा हुआ था। दीवारों पर कई विचित्र ट्राफियाएं थीं और मैंटल पीस के ऊपर एक रोसेनबर्ग ड्राई पॉइंट और डांस ऑफ डेथ की किसी मूल पृष्ठ जैसी लगने वाली चीज के बीच एक बेहद अजीबोगरीब समूह टंगा था। एक नक्कल डस्टर, घूंसा कसने वाला धातु उपकरण, जिसके ऊपर कोलकाता पुलिस की रॉग्स गैलरी में शामिल एक प्रसिद्ध अपराधी की तस्वीर फ्रेम में जड़ी हुई थी और उस पर स्नेहपूर्वक हस्ताक्षर भी थे। एक अजीब डिजाइन की बड़ी चाबी उस पूरे चित्र को पूरा कर रही थी। प्रतीक भाई दक्षेश भाई पटेल उस आराम कुर्सी में ढस गया जो उसके मेजबान ने उसके लिए खींची थी। उस रात की घटनाओं का यह विचित्र अंत, जो पहले से ही आश्चर्यजनक था, ने उसे कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया था। उसने चुपचाप वह ब्रांडी सोडा ले लिया जो वह पीला युवक उसके हाथ में थमा रहा था और बिना कोई सवाल किए घूंट भरने लगा। इसी पल मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की नजर उसके माथे पर लगे कट पर पड़ी। वह तुरंत चिंतित हो गया। तो यहां तक पहुंचने में कुछ दिक्कतें आईं? उसने कहा। उम्मीद है उन्होंने ज्यादा सख्ती नहीं की। प्रतीक भाई ने अपना गिलास नीचे रखा। कुर्सी में थोड़ा आगे झुककर उसने अपने मेजबान के चेहरे की ओर देखा। सुनिए, उसने कहा, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि आप कौन हैं और आज रात की सारी घटना किसी परिकथा जैसी लगती है। मुझे वालकेश्वर के वालकेश्वर मंदिर और बाणगंगा टैंक के बीचों बीच एक लिफाफा मिला जो मेरे नाम था और खुला हुआ था। उसे देखकर महज पागलपन की हद तक जिज्ञासा से मैं पीछे पड़ा। धारावी के मुंशी ईटिंग हाउस में मुझे आपसे एक पत्र मिला जिसमें 2 50 के नोट और एक अजीब सा निमंत्रण कार्ड था। मैं यहां आने के लिए टैक्सी में बैठता हूं और वह आदमी मुझे अगवा करने की कोशिश करता है। मैं किसी तरह उस गड़बड़ से बचकर यहां पहुंचता हूं,
खुद को चोटें पहुंचती हैं और ड्राइवर को और ज्यादा। और जब यहां आता हूं तो पाता हूं कि आप मेरी जिंदगी की हर बात से वाकिफ हैं और एक गुब्बारे के साथ मस्ती कर रहे हैं। हो सकता है मैं पागल हूं, मुझे नहीं पता। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी आहत से लगे। माफी चाहता हूं उस गुब्बारे के लिए, उन्होंने कहा। मैं हवाना कैफे और बार की एक गाला पार्टी से लौट रहा था जब लुग ने फोन किया कि आप आ रहे हैं। वह आज बाहर है तो मुझे खुद ही दरवाजा खोलना पड़ा। इसमें तो शिकायत करने की कोई बात नहीं दिखती। टैक्सी वाली बात बुरी लगी। शायद इसी वजह से आप देर से पहुंचे। वो तो ठीक है, प्रतीक भाई ने कहा, जो अब भी थोड़ा असहज था। लेकिन ये बात तो आपको साफ समझ आनी चाहिए कि मैं जवाब चाहता हूं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप पर मुझे जवाब देने की जिम्मेदारी है। तभी मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी एक कदम साइड में हुए ताकि पीछे की मेज पर रखे रीडिंग लैंप की रोशनी सीधे प्रतीक भाई के चेहरे पर पड़े। फिर उन्होंने अपना गला साफ किया और एक अलग ही शांत और ठहराव से भरे लहजे में बोले, जो उनके पहले के रवैये से बिल्कुल अलग था। मैं देखता हूं आप लंबा रास्ता चुनते हैं मिस्टर पटेल, उन्होंने धीरे से कहा। प्रतीक भाई ने सवाल भरी नजरों से अपने मेजबान की ओर देखा। यह दूसरी बार था आज रात जब उसे यह सीधी सी बात कही गई थी और दोनों बार इसमें कोई गहरा अर्थ छिपा हुआ था। उसने अपने मेजबान की ओर आश्चर्य से देखा, लेकिन उस पीले युवक के सपाट से चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी आंखें भारी चश्मे के पीछे छिपी हुई थीं। वह हिला तक नहीं, बस वहीं खड़ा रहा, मानो उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। और उसी पल पटेल को ऐसा लगा जैसे वह किसी बहुत गहरे रहस्यमयी जल में झांक रहा हो जहां उसकी पहुंच नहीं थी। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।